मोटा मुआवजा लेकर बूढ़ा आदमी बेटे के घर रहने गया, पर उसे वहां से निकाल दिया गया। $3 मिलियन का मुआवजा लेकर वह सबसे पहले बड़े बेटे टॉम के पास गया। टॉम एक विला में रहता था। पिता को फटे कपड़ों में देख वह चिढ़कर बोला कि परिवार व्यस्त है और उनके पास समय नहीं है। बूढ़े आदमी ने लंबी सांस ली और दूसरे बेटे डेविड के पास चला गया। डेविड एक सुपरमार्केट चलाता था और उसकी जिंदगी काफी आरामदायक थी। डेविड की पत्नी ने बूढ़े को देख घृणा से हटकर कहा कि वे गंदे हैं और फर्श खराब कर देंगे। डेविड बोला कि अगर बड़े भाई ने उन्हें नहीं रखा तो उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है। फिर उसने बूढ़े पर $100 फेंक कर वहां से जाने को कहा ताकि कारोबार प्रभावित न हो। जैक ने जमीन पर पड़े $100 की ओर देखा, फिर अपने दूसरे बेटे की ओर देखा। उसका दिल पूरी तरह से ठंडा पड़ गया, जैसे टुकड़ों में बिखर गया हो। अपनी पूरी जिंदगी उसने इस दूसरे बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी बेटी का दहेज भी, और बदले में उसे फर्श पर फेंके गए $100 ही मिले। उसने वे $100 नहीं उठाए। उसने एक और शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना पुराना सूटकेस उठाया और सुपरमार्केट से बाहर निकल गया। उसके पीछे डेविड की पत्नी की गालियों की आवाज आ रही थी और डेविड भी उसका साथ दे रहा था। एक एक कदम चलते हुए वह व्यस्त सड़क पर ऐसे जा रहा था जैसे उसकी आत्मा ही खो गई हो। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और एक एक करके स्ट्रीट लाइट्स जल उठी। देर पछड़ की हवा उसके ऊपर चल रही थी, ठंडी और तेज, जैसे चाकू उसके चेहरे को खुरच रहे हों। जैक अब और चल नहीं सका। वह सड़क किनारे दीवार से लगकर सिर पकड़कर फूट पड़ा। उसने कभी किसी के सामने नहीं रोया था, यहां तक कि पत्नी की मौत पर भी उसने बच्चों के सामने एक आंसू तक नहीं गिरने दिया। लेकिन अब 73 साल की उम्र में $3 मिलियन जेब में होने के बावजूद उसे उसके अपने 2 बेटों ने कचरे की तरह बाहर निकाल दिया था। उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आसमान काला हो गया था। सड़क की बत्ती में उसकी परछाई लंबी और पतली दिख रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। दीवार के पास सिकुड़े उस बूढ़े पर किसी की नजर नहीं पड़ी। उसकी दबे हुए रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। वहां से गुजरे कुछ युवाओं ने उसे बेघर या नशेड़ी समझकर बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गए। जैक देर तक रोता रहा, जब तक आंसू सूख न गए और सिर्फ सिसकियां बचीं। उसने सिर उठाकर लाल सूजी आंखों से अनजान सड़क को देखा, जहां नियन लाइटें और मॉल की स्क्रीन पर विज्ञापन चमक रहे थे। हर जगह लोग थे, हर जगह आवाजें थीं, लेकिन उसे लग रहा था जैसे इस पूरी दुनिया का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपनी जेब से पुराना फोन निकाला। यह उसकी दिवंगत पत्नी का था और वह इसे बदलने की हिम्मत नहीं कर पाया था। स्क्रीन जल उठी। उसमें केवल कुछ ही संपर्क थे। उसके सबसे बड़े बेटे टॉम, दूसरे बेटे डेविड, उसकी बेटी लूसी और कुछ रिश्तेदार जो घर पर थे। उसकी उंगली बेटों के नामों पर रुकी रही, पर आखिरकार उन्हें भी पार कर दिया। वह फिर से कड़वी बातें और घृणा भरी आंखें नहीं झेलना चाहता था। फिर उसने बेटी लूसी को फोन किया। फोन कई बार बजा, तब जाकर वह जुड़ा। दूसरी तरफ से लूसी की थकी हुई आवाज आई, पापा इतनी रात को क्या हुआ? जैक की आवाज थोड़ी भर्राई हुई थी। उसने गला साफ किया और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। लूसी, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, क्या यह ठीक रहेगा? कुछ सेकंड के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। लूसी की आवाज तनावपूर्ण हो गई। पापा क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं नहीं, जैक ने कहा, बस तुम्हारी याद आ रही थी, मिलना चाहता था। पापा सच बताइए। लूसी बेचैन थी। क्या आप टॉम और डेविड के यहाँ गए थे? क्या उन्होंने फिर? जैक ने अपनी बेटी की बात बीच में ही काट दी। लूसी, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। दूसरी तरफ फिर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लूसी ने कहा, पापा वहीं रुकना, मैं आ रही हूँ। आप कहाँ हैं? जैक ने आसपास देखकर उसे अंदाजा दे दिया। लूसी ने कहा, ठीक है पापा, कहीं मत जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। फोन रखने के बाद जैक उठे और अपना सामान घसीटते हुए पास की एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गए। रात की हवा और ठंडी होती जा रही थी। उन्होंने अपनी गर्दन अंदर कर ली और कॉलर ऊपर कर लिया। उनका मन उलझा था। कभी वह दिवंगत पत्नी को याद करते, फिर बेटों का बचपन याद आता और फिर अपने निष्कासन का ख्याल आता। पत्नी को गुजरे 8 साल बीत गए थे। अगर वो होती तो ये देखकर उनका दिल टूट जाता। उन्हें याद आया, मरते वक्त पत्नी ने हाथ पकड़कर कहा था, जैक मुझे तुम्हारे साथ का कोई पछतावा नहीं है, बस बच्चों की चिंता है। वादा करो वो जैसा भी करें बुरा मत मानना और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। तब उन्होंने रोते हुए वादा किया था, लेकिन अब $3 मिलियन होने पर भी बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया और एक घूंट पानी तक नहीं पूछा। यह सोचकर जैक का सीना बुरी तरह कस गया, जैसे उस पर कोई भारी पत्थर रखा हो। उसने गहरी सांस ली और उस बोझ को जबरन नीचे दबा दिया। उसने खुद को अब और इसके बारे में सोचने नहीं दिया। करीब 40 मिनट बाद एक धूल से भरी ग्रे मिनी वैन सड़क के किनारे आकर रुकी। दरवाजा खुला। लूसी बाहर कूदी और जल्दी से उसकी ओर दौड़ी। पापा! लूसी उसके पास दौड़ती हुई आई। पिता की हालत देख उसकी आंखें भर आईं। पापा क्या हुआ? जैक ने बेटी को देखा और उसका दिल भर आया। लूसी इस साल 45 की थी, पर वह उम्र दराज दिखती थी। उसके बिखरे बाल पीछे बंधे थे और चेहरे पर झाइयां थीं। उसके हाथ रेगमाल जैसे खुरदरे थे और उसने एक फीका पड़ा सूती कोट पहन रखा था जिसकी कफ घिस चुकी थी। उसे याद आया कि उस समय अपने दूसरे बेटे की शादी के तोहफे के लिए पैसे जुटाने के लिए उसने लूसी की दहेज भी खर्च कर दी थी। जब लूसी की शादी हुई थी तो वह सिर्फ 2 रजाइयां लेकर गई थी, एक भी ढंग का सामान नहीं था। उसे इस बात का 20 साल से अपराध बोध था। मैं ठीक हूँ। जैक खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। बस तुम्हारी याद आ रही थी। लूसी जानती थी कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं।
वह उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती थी। जब से वह छोटी थी उसके पिता हमेशा ऐसे ही थे, हर शिकायत को बिना कुछ कहे ही पी जाते थे। उसने और कोई सवाल नहीं किया। उसने उनका सामान उठाया और कहा, आइए पापा, पहले घर चलते हैं। जैक वैन में बैठ गया। अंदर बहुत सादगी थी। सीटों पर पुराने कवर थे और हल्की सी इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू आ रही थी। लूसी ने कार स्टार्ट की और शहर से बाहर निकल गई। रास्ते भर पिता और बेटी ने मुश्किल से कोई बात की। हर थोड़ी देर में लूसी रियरव्यू मिरर से अपने पिता को देखती रही। उसे खिड़की से सिर टिकाए, आंखें बंद किए देख उसके चेहरे की झुर्रियां ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने चाकू से तराशी हों। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। उसने होंठों को जोर से काटा और अपने आंसू रोक ली। कार 40 मिनट से ज्यादा चली और दूर से दूर निकलती गई। आखिरकार एक पुराने अपार्टमेंट परिसर के प्रवेश द्वार पर रुकी। उसे अपार्टमेंट परिसर कहा जाता था, लेकिन असल में वह बस कुछ कतारों में बनी लाल ईंटों की इमारतें थीं। बाहर की दीवारों की पपड़ी उतर रही थी और गलियारे की लाइटें टिमटिमा रही थीं। सीढ़ियों की रेलिंग धूल भरी थी। लूसी बिना लिफ्ट वाली 5वीं मंजिल पर रहती थी। जैक सामान लेकर बेटी के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। गलियारे में सामान बिखरा था और हवा में सीलन की गंध थी। 3री मंजिल पर पहुंचते ही जैक हांफते हुए रुक गया। पापा, आप ठीक हैं? लूसी ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, जैक ने हाथ हिलाया। अब मैं बूढ़ा और बेकार हो गया हूं। बस कुछ सीढ़ियां चढ़ी और सांस फूल गई। जब वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो लूसी ने दरवाजा खोला और जैक उसके पीछे पीछे अंदर गया। यह जगह बहुत बड़ी नहीं थी। 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम लगभग 650 वर्ग फुट में फैला हुआ। लिविंग रूम में एक पुराना सोफा था और सेंटर टेबल पर बच्चे की होमवर्क की किताबें रखी हुई थीं। दीवार पर पुरस्कार प्रमाण पत्र थे जिन पर अन्ना का नाम था। पापा, पहले आप बैठिए। लूसी ने सामान रख पिता को पानी दिया। जगह अच्छी नहीं है, बुरा न माने। जैक सोफे पर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। जगह पुरानी थी लेकिन साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। खिड़की की सिल पर कुछ पॉटहाउस के गमले रखे थे जो चमकीले हरे और देखने में सुकून देने वाले थे। कोने में एक बुक शेल्फ था। हालांकि बुक शेल्फ खुद पुराना था, लेकिन उसके अंदर किताबें करीने से सजी हुई थीं। लूसी पानी का एक कप लेकर आई। जैक ने कप लिया और एक घूंट पिया। पानी गर्म था, बिल्कुल सही तापमान पर। पापा, आपने खाना खा लिया है? जैक ने सिर हिला दिया। सुबह से अब तक उसने सिर्फ आधा स्टीम्ड बन ही खाया था। लूसी कुछ नहीं बोली और रसोई की ओर मुड़ गई।